वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो अपलोड करने में ज़रा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। आशा करती हूँ कि मेरे जो पहला पार्ट है कल्पेबल होमिसाइड का, वो पार्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मैंने जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था उसका आंसर भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया होगा। तो आज जो है हम लोग अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहला पार्ट से ही वो पूरी तरीके से रिलेटेड है। अगर आप जिन लोगों ने अभी तक मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले पार्ट को देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। सो आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। प्लस एज अ लॉ स्टूडेंट अगर हम लोग बोलें तो हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोर्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस, ये बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो कि जस्ट हम लोग नॉर्मल कह देते हैं कि हाँ मर्डर, हम लोग बस बोल देते हैं एक शब्द, जस्ट अ सिंगल वर्ड है ये। लेकिन इस वर्ड के पीछे बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कब एक इंसान मर्डर के अंडर लायबल नहीं होगा और कब वो लायबल होगा, कब वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा और कब वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा। यानी जो लॉ है वो किसी को नहीं बख्शेगा, चाहे वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो या फिर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ एक्सक्यूजेबल होमिसाइड होते हैं और कुछ जस्टिफाइड होमिसाइड होते हैं। बस उन लोगों को, उन जितने जो जस्टिफाइड या एक्सक्यूजेबल होमिसाइड्स हैं उनको बात दे के, उनको छोड़ के बाकी अगर कोई भी होमिसाइड होता है तो उसके लिए लॉ जो है आपको अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट उसके लिए स्पेसिफाइड किया गया है। अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया सेक्शन, जो है सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, जो है जिसका मार्जिनल नोट कहता है मर्डर। यानी इस जो ऑफेंस के बारे में बताया गया है वो है मर्डर। सो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेक्शन से। पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्रोविज़न जो है वो क्या बोलता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे उसका डिस्क्रिप्शन। मर्डर except in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। यानी कि नीचे अभी हम लोग जितना भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, यानी जो नीचे एक्सेप्शंस दिए गए हैं उनको बात दे के, जो नीचे जो है बहुत सारे एक्सेप्शन दिए गए हैं, आई थिंक 5 या 6 एक्सेप्शंस हैं, 5 एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ के अभी मैं जितने आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो प्रोविज़न, उसके अंडर में अगर कोई आता है तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा। पहला क्या पॉइंट है कि आप कब लायबल हो सकते हैं। पहला इंग्रेडिएंट ये है कि आपने जो है कुछ ऐसा एक्ट किया है जिसके वजह से सामने वाला का डेथ हो जाता है और आपका पूरा इंटेंशन है उसको चोट पहुंचाकर उसको मतलब मार देने का, उसका उसको मतलब अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाए, ये आपकी इंटेंशन है, जो कि ऑलरेडी हम लोग कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर में पढ़ा था। यानी वही सेक्शन को यहाँ ड्रैग किया गया है और उसका पनिशमेंट जो है यहाँ पे अटैच किया गया है। इसीलिए मैंने बोला कि दोनों ही सेक्शंस आपस में लिंक्ड हैं और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा अपराध जो है वो 299 के अंडर में आता है और कौन सा अपराध जो है वो 300 में आता है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या बोल रहा है 300 बोल रहा है कि जो नीचे 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं उनको छोड़ के अगर कोई भी कल्पेबल होमिसाइड होता है जहाँ पे आप कोई एक ऐसा एक्ट करते हैं जिसके वजह से सामने वाले की मृत्यु हो जाती और प्लस आपका ये पूरा इंटेंशन है उसको मारने का, तो आप मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। दूसरा है if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। यानी दूसरा क्या बोला जा रहा है, कब आप लायबल हो सकते हैं मर्डर के लिए, यदि आप किसी को ऐसा चोट पहुंचाना चाहते हैं जिससे आपको पता है कि आपको वो जो चोट आपने जिसको पहुंचाया है उसके वजह से उसकी जान चली जाएगी, मतलब ये श्योर है, आपको पूरा 100% पता है कि इस तरह उसको मारने से, इस तरह उसको चोट पहुंचाने से उसका जान डेफिनेटली चले जाने वाला है, तो आप जो है मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेंशन है उसको मारने का, प्लस आप जो है आपके पास ये नॉलेज भी है कि उस बॉडीली इंजरी से उसका डेथ हो सकता है। थर्ड ग्राउंड जो है वो क्या है
If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. थर्ड जो है वो बोल रहा है कि दूसरा में क्या बोला है कि आपको पता है कि उस तरीका का चोट पहुंचाने से उस इंसान का जान चला जाएगा। मान लीजिए उसके सर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको थोड़ा सा भी मार दिया तो उसका जान चला जाएगा। वो सेकंड पॉइंट है। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट बोल रहा है इस तरीक़ा से बॉडीली इंजरी पहुंचाना जिससे कि कोई भी एक आम इंसान को अगर उस तरह से मारा जाए तो उसका मौत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी को आयरन रॉड से किसी के सर पे मारते हो तो वो जाहिर सी बात है कोई एक हेल्दी इंसान और कोई एक इल इंसान दोनों को ही आप मारिएगा तो दोनों जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ही इंसान का मौत हो सकता है, मतलब हो जाएगा ही। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ क्या बोल रहा है ग्राउंड, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। यानी आपको पता है कि हम एक ऐसा चोट पहुंचाने वाले हैं सामने वाले को या फिर हम जो करने वाले वो इतना कुछ ज़्यादा खतरनाक है जिससे डेफिनेटली या तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लग सकता है या फिर उसकी जान जा सकती है। अगर आप इस तरह का कोई एक्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली जो है सेक्शन 300 के अंडर में लायबल हो जाएंगे, यानी आप लायबल हो जाएंगे मर्डर के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ इजी एग्जांपल्स जो कि हमारे बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ के साथ रिलेटेड भी है और प्लस ही बहुत ज़्यादा इजी एंड सिंपलर जो है हम लोगों का एग्जांपल्स है जो समझने में भी आसान रहेगा। सो पहला एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए ए है और बी है। ए जो है वो बी के ऊपर वो निशाना बैठाया है कि आज मैं इसको मार ही दूँगा। उसके बाद निशाना बैठाने के बाद वो उसको शूट कर देता है और जेड जो है वो मर जाता है। ए को पता है कि वो ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे जेड मर जाएगा, यानी वो ऐसा डेंजरस एक्ट कर रहा है जिससे वो मर जाएगा और वो मर जाता है। तो डेफिनेटली ए जो है वो सीधा सेक्शन 300 के अंडर में लायबल हो जा रहा है। ए नोइंग दैट जेड इज़ लेबरिंग अंडर अ डिजीज़, जो एग्जाम्पल मैंने आपको कल्पेबल होमिसाइड के टाइम पे दिया था वही एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ क्योंकि दोनों ही सेक्शन आपस में लिंक्ड है और उसी सेक्शन को यहाँ ड्रैग करके लाया गया है। ठीक है, मान लीजिए ए है और बी है। ए को जो है वो उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम, मतलब हार्ट का उसको प्रॉब्लम है, 2 बार उसको हार्ट अटैक आ चुका है, अगर तीसरी बार आया तो वो बचेगा नहीं। डॉक्टर ने बोला है कि उसको कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ नहीं देना है। मैंने जानबूझ के उसको कुछ ऐसा शॉकिंग बात बता दी जिसके वजह से उसका डेथ हो जाता है और मेरा इंटेंशन भी है क्यों मैं उसको ऐसा न्यूज़ दूंगी और वो सुन के वो मर जाएगा। ये मेरा इंटेंशन है। इंटेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है इंडियन पेनल कोड के अंदर कि आपका इंटेंशन क्या है, मैल इंटेंशन है या गुड इंटेंशन है। मान लीजिए कोई अननोन पर्सन, उसको पता ही नहीं है, मान लीजिए कि 2 लोग अपने घर में ऐसे नॉर्मली रह रहे हैं, उनके घर में कोई एक गेस्ट आ गया है और जो 2 लोग रह रहे हैं उनमें से कोई एक इंसान बीमार है जिसे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है और जो गेस्ट है वो देख रहा है कि किसी के साथ, मतलब जो दूसरा मेंबर उसके घर में उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या उसका तबीयत ख़राब हो गया है, वो दौड़ के आके ए को बता रहे हैं कि देखिए उसके साथ क्या हो गया। यहाँ पे तो जो आया है गेस्ट उसको तो पता नहीं कि ए को हार्ट का प्रॉब्लम है, वो तो इसलिए बता रहा है ना ताकि बी को हॉस्पिटल ले जाया जाए, क्योंकि वो जो गेस्ट है वो वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता है कि कहाँ हॉस्पिटल है कहाँ क्या है। तो वो गुड फेथ में गुड इंटेंशन के साथ वो ए को बता रहा है लेकिन उसके बावजूद ए का डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे जो बी है वो जो गेस्ट है वो लायबल नहीं होगा उसके मर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है और ना ही उसको ये बात पता है कि उसको हार्ट अटैक है। लेकिन अगर मुझे पता है कि सामने वाले को हार्ट का प्रॉब्लम है और उसे हार्ट अटैक हो सकता है, उसको हार्ट का जो है उसको अटैक आ सकता है उसको, तो मैंने जानबूझ के उसको कुछ ऐसा शॉकिंग न्यूज़ दे दिया जिसकी वजह से उसका डेथ हो गया और मेरा इंटेंशन था वहाँ पे उसको मारने का, वो न्यूज़ देने के थ्रू। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है सेक्शन 300 यहाँ पे जो है यहाँ पे आता है सिचुएशन में और वो इंसान 300 के अंडर में लायबल यानी मर्डर के लिए वो लायबल हो जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे एग्जाम्पल्स जो कि आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या एक्सेप्शंस है जहाँ पे आप जो है मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे, आप मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। इतना देर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आप कहाँ पे आप लायबल होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि आपको मर्डर के लिए नहीं लायबल किया जा सकता है, यानी आपको नहीं बोला जा सकता है कि आपने मर्डर का अपराध किया है, आपको इसके अंडर में पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं।
सेक्शन 300 कुछ ऐसे एक्सेप्शंस बताता है। पहला एक्सेप्शन ये है, when culpable homicide is not murder. Culpable homicide is not murder if the offender, while deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident. मान लीजिए ए और बी दोनों में आपस में कुछ बहस हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। ए जो है कंटिन्यू बी को गाली दिए जा रहा है, उसको उल्टा फुल्टा बोले जा रहा है, उसको गाली वाली दिए जा रहा है। ए बी को दिए जा रहा है। बी उसको बार बार बोल रहा है कि देखो सही तरीके से बात करो, गाली ना दो, सही तरीके से बात करो, गाली ना दो, उसको बोले जा रहा है। लेकिन ए सुन ही नहीं रहा है, फिर भी वो गाली दिए जा रहा है, गाली दिए जा रहा है। फिर बी क्या करता है, गुस्से में आके आउट ऑफ सडन एंड यू मे से दैट ग्रेव प्रोवोकेशन, बहुत ज़्यादा ही वो प्रोवोक कर दिया उसको, बार बार वो गाली दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है। और अचानक से ये प्रोवोकेशन, मतलब अचानक से ही उसको ये गुस्सा, पहले से वो घर से गुस्सा होके नहीं आया था, दोनों का झगड़ा और दोनों का बातचीत के दौरान, बहस के दौरान उसके अंदर ही उसको गुस्सा आया कि ये गाली दे के बात कर रहा है। वो सर्डेन हुआ और ग्रेव प्रोवोकेशन, बहुत ज़्यादा ही वो उसको, बहुत ज़्यादा मायने में उसको वो प्रोवोक कर दिया था। वो बार बार मना करने के बावजूद उसको गाली दिए जा रहा था। तब बी ने देखा कि बगल में कुछ ऐसा पत्थर रखा हुआ है और उसने उठा के ए को मार दिया, जिससे ए की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है बी जो है वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा अगर वो ये प्रूव कर सके कि मेरा ना इंटेंशन था, और सबसे पहली बात कि यहाँ पे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के वजह से मैंने गुस्से में आके मैंने ये काम कर दिया है, मैंने गलती से किया है और ये एक्सीडेंटली हुआ। मैंने जानबूझ के वो पत्थर उसको मारने के लिए, मतलब उसको जान से मारने के लिए नहीं उठाया था, लेकिन फिर भी मेरे उस पत्थर मारने से उसका जान चला गया है। तो यहाँ पे जो है मर्डरर हम लोग उसको नहीं बोल पाएंगे, यहाँ पे जो बी है वो बच सकता है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है ये कब लागू हो सकता है, यानी जो प्रोवोकेशन, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, किस तरह का प्रोवोकेशन होना चाहिए। कोई भी प्रोवोकेशन, आपको नॉर्मली आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपको कोई भी बात में गुस्सा आ जा रहा है, आप घर से गुस्सा हो गया, आपका झगड़ा हो गया है किसी से, आपका मूड ख़राब है, आप गुस्सा हो रहे हैं मेरा बात सुन के, तो ये सारे मामले जो हैं यहाँ पे नहीं आएंगे। आप उस समय आप किसी को मर्डर करके आप नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मैंने मार दिया है। तो यहाँ पे जो है कुछ और भी एक्सेप्शन, मैंने जो एक्सेप्शन बताया है, यानी कि अगर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आप किसी को मार देते हैं तो आप मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कब आप लायबल नहीं होंगे अगर आपने प्रोवोकेशन में आके कुछ गलत काम किया है, उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। पहला जो एक्सेप्शन है वो बोल रहा है कि मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स, दो नहीं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मुझे जानबूझ के, मतलब 2-3 लड़के हैं, वो और किसी अपने एक फ्रेंड को बोल रहे हैं कि अरे हम, मुझे पता है तुमसे हो सकता है, तुम तो मार सकते, तुम थोड़ा बी को मार के दिखाओ, तो बंदूक से मार के दिखाओ, तो मुझे पता है तुम कर लोगे। सारे लड़के उसको प्रोवोक कर रहे हैं, हाँ तुम कर लोगे। अब ए भी सोच रहे हैं हाँ भाई हम तो कर लेंगे, हम तो मार सकते हैं उसको, हाँ मैं तो थोड़ा हीरो भी बन जाऊँगा इन लोगों के सामने मार के। तो यहाँ पे अगर ए मार देता है किसी को तो ए जो है वो मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो उसका जो प्रोवोकेशन है वो ग्रेव एंड सडन हो या ना हो, यहाँ पे जो उसका प्रोवोकेशन है वो जो है वो वॉलंटरली वो उसका प्रोवोकेशन हो रहा है, जानबूझ के वो एक्सेप्ट, वो चाहे तो वहाँ से चला जा सकता है, ये मना कर सकता है नहीं मैं नहीं मारूंगा, मैं, ये गलत काम है। वो सोचे अरे मैं मार के तो मैं हीरो बन जाऊँगा इन लोगों के सामने, तो वो मार दिया उसमें आके। तो यहाँ पे वो नहीं बोल सकता कि मैंने, उन लोगों ने मुझे प्रोवोक किया था मैंने मारा, नहीं, यहाँ पे आप वॉलंटरली प्रोवोक हुए हैं, तो यहाँ पे आप नहीं मार सकते हैं किसी को। और अगर आप किसी को मारते हैं तो आप सीधा सेक्शन 300 के अंडर में आप लायबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या एक्सेप्शन बोल रहा है, that the provocation is not given by anything done in obedience or to the law or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such servant। यानी मान लीजिए हम दो लोग, जैसे मान लीजिए बाजार आप गए हैं, ठीक है, एक चोर है, उसने किसी का बैग लेके वो भाग गया है, आप कोई किसी का हेल्प करने के लिए आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, पुलिस भी वहाँ पे है, पुलिस भले आपको बोल रही है कि हाँ उसको पकड़ो, और पुलिस भी आपके पीछे दौड़ रही है कि आप दोनों मिलके ही उसको पकड़ें, लेकिन पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दिया कि आप उसको मार दें या जान से मार दें, गोली मार दें या कोई चीज़ चला के मार दें, आपको पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है। पब्लिक सर्वेंट है वो, आपने उसने आपको परमिशन नहीं दिया, या लॉ ने आपको परमिशन नहीं दिया कि किसी का हेल्प करने के चक्कर में आप किसी और को मार दें।
ठीक है। तो अगर आप इस तरह का सिचुएशन में आप किसी का मर्डर करते हैं, अगर आप उस चोर को दौड़ाते दौड़ाते आप जानबूझ के उसको मार देते हैं, पत्थर चला देते हैं, कुछ आप पकड़ लीजिए, 2-3 थप्पड़ मार दीजिए, कोई बात नहीं है। आप उसको पत्थर चला के मार दिए या किसी देखे चाकू वाकू से आप मार दिए, फिर आपने बोला कि हाँ मैंने तो ये जो है पब्लिक सर्वेंट के आने मैंने उसके कहने पे मैंने ये कर दिया। पुलिस ने आपको बोला पकड़ो पकड़ो, पुलिस ने ये नहीं बोला उसको मारो मारो। या फिर आपने मतलब ये सोचा कि चलो हेल्प कर रहा हूँ तो ये मारने से मतलब ये हेल्प के अंडर में ही आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये हेल्प के अंडर नहीं आता है। आप जो कर रहे हैं वो अपराध है, वो मर्डर का अपराध है। तो आप सीधा सीधा सेक्शन 300 में आ जाएंगे लायबल। इसीलिए जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। इसीलिए मैं जितने भी एग्जांपल्स दूंगी वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगी, जो आजकल क्या जो हमेशा ही हमारे लाइफ में होता है कि एक के बोलने पे दूसरा जो है एकदम सोचता है कि हाँ हाँ मैं तो ये कर ही लूँगा। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि यंग जनरेशन में जो है एक इंसान गलत करता है, दूसरा उसको बोलता है अरे अरे तू भी करना, बहुत इसमें मज़ा है, ये है वो है। दूसरा इंसान भी वो गलत काम करने पे वो एकदम तेजित हो जाता है कि नहीं भैया हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ये हुआ प्रोवोकेशन। लेकिन आपको देखना पड़ेगा सही मायने में कि वो क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है या फिर वॉलंटरली आपने ये खुद अपने आप ही प्रोवोकेशन ले लिया कि हाँ भैया उसने वो तो मुझे बोला तो मैंने ये कर दिया। तो आपको सोच समझ के, इसीलिए ये सेक्शन जो है मैंने बोला कि ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपका यूज़ हो सके इसका कुछ। थर्ड जो है, मान लीजिए कि दैट द प्रोवोकेशन इज़ नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जब मैंने बताया था आप लोगों को जस्टिफाइड होमिसाइड, आप लोगों को याद होगा, तब मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे पीछे कोई आ रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उससे मुझे कोई खतरा है, तब मैं उसको चोट पहुंचा सकती हूँ। लेकिन मैं किसी को भी चोट पहुंचा दूँ और बोल दूँ कि मैंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मैंने ये काम किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो मेरा बैग लेके जाने वाला है, हम उसको धक्का दे सकते हैं, उसको कुछ चला के मार सकते हैं हल्का फुल्का सा, जिससे उसका जान ना जाए। अब ये नहीं है कि हम उसको पकड़ के अपना बैग भी ले लिए हैं और उसको जान से मार दें। वहाँ पे मेरा क्या करना उचित है कि हम उसको पुलिस के पास ले जाएं, ये कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ मैंने अपना सेल्फ डिफेंस का जो राइट है उसको अप्लाई करते हुए मैंने उसका जान ले लिया है, ये आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप जो है वो एकदम डेफिनेटली लायबल हो जाएंगे मर्डर के लिए। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक और एक्सप्लेनेशन पहले दे दूँ कि ये जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की जो बात की गई है यहाँ पे, वो कुछ इस तरीका का होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा ग्रेव होना चाहिए, इतना ज़्यादा सडन होना चाहिए कि उसके वजह से आपने वो क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ए ने बी को बोला अरे थोड़ा तुम उसको मार के, जो रास्ते से आदमी जा रहा है उसको ज़रा तुम धक्का दे के दिखा दो, तो और इस तरह से धक्का देना कि वो सीधा जो है ऐसा गिरे कि उसके सर में चोट लग जाए और वो मर जाए। ए ने जस्ट नॉर्मली ऐसे बी को बोला, अब बी उठा, हाँ भैया चलो मैं कर देता हूँ, ऐसे नहीं। इसको हम लोग नहीं बोल सकते ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है इसको अच्छे से समझना है हम लोगों को। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, आपके पास मौका ही नहीं मिला। जैसे मैंने बोला कि ए जो है वो कंटिन्यू गाली दिए जा रहा था बी को, बी बार बार मना किए जा रहा था लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहा था, तो उत्तेजित होकर बी ने उसके साथ ऐसा कर दिया। वो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है। तो ये है पहला एक्सेप्शन, यानी अगर इस तरीका का एक्ट है अब कहाँ पे लायबल होंगे और कहाँ पे नहीं। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ए जो है अपराधी है जेड, बी जो है वो जज है, कहीं मैजिस्ट्रेट है। जज ने बोला, मैजिस्ट्रेट ने जो है वो बोला ए को कि तुमने जो स्टेटमेंट दिया है या तुम अपने पक्ष में जो बोल रहे हो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और तुमको 2 साल की सज़ा दी जाती है। अब ए जो है उत्तेजित हो गया, वो प्रोवोक हो गया और उसने वहीं पे बी को मार दिया, जज को मार दिया, वो निकला और वहाँ से आके मार दिया। ये आप नहीं बोल सकते कि ए जो है ए को बी ने प्रोवोक कर दिया कि तुम मुझे आके मारो, नहीं, ये आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है। आपने ये जानबूझ के ये किया है, तो ये आप सीधा मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। आप नहीं बोल सकते हैं कि ये आपको मैंने बी ने आपको प्रोवोक किया है, क्योंकि वो लीगली बाउंड है। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड है तो वो तो बोलेगा कि हम नहीं सेटिस्फाइड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको सज़ा मिले तो आप जाके जज को मार दें या मैजिस्ट्रेट को मार दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ये सारे एग्जांपल्स ध्यान में रखिए आप लोग, ताकि इलस्ट्रेशंस जो है उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान रहे। हम लोग देखेंगे कि दूसरा एक्सेप्शन क्या है। मान लीजिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर मैं किसी को मार देती हूँ, मतलब ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई एक लड़की है,
कोई लड़की है, उसके पीछे मतलब 1-2 लड़के आ रहे हैं जो कि बदमाश है और वो रात का समय है और उसको ऐसा लग रहा है, चोरी करने वाला कोई सामान है नहीं कि वो लोग चुराएंगे। उसको ऐसा लग रहा है कि वो लोग उसके साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट या वो लोग रेप का जो क्राइम है उसके साथ वो ऐसा कुछ हरकत कर सकते हैं या उसको सेक्सुअली ऐसे हैरेस कर सकते हैं। तब वो क्या कर सकती है, वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके, अपना जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसको यूज़ करके वो चाहे तो उन लोगों का जान भी ले सकती है अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, वो ये कर सकती है। अगर वो ऐसा दिखा दे, ये प्रूव कर सके कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को मारा है, तो उसको कोई सज़ा नहीं होगी और वो सीधा सीधा एग्जेम्प्ट हो जाएगी, यानी उसको कोई उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगी। और यहाँ नहीं है कि सिर्फ लड़की, लड़का भी, बूढ़ा इंसान भी, जवान इंसान भी, बच्चा भी, कोई भी जो है अपना राइट, अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, अपना प्रॉपर्टी के सेल्फ डिफेंस के लिए, मान लीजिए ए और बी है, बी जो है ए के घर में आग लगाना चाहता है, केरोसिन पूरा उसके घर में उसने चारों तरफ से छींट दिया है। अब यहाँ पे ए जो है वो देख रहा है कि वो मैचिस जो है ऐसे जलाने जा रहा है बी, तो ए क्या कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, उसको मार सकता है या अपना प्रॉपर्टी बचाने के लिए उसको चोट पहुँचा सकता है। तो यहाँ पे वो बोल सकता है कि हाँ मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए ये काम किया है, तो यहाँ पे वो लायबल नहीं होगा मर्डर के लिए। तीसरा एक्सेप्शन क्या है, मान लीजिए, मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ। तीसरा एक्सेप्शन ये कहता है कि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक गुड के लिए वो कुछ एक ऐसा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से किसी का जान चला जा रहा है, तो वो जो है हम लोग उसको कल्पेबल होमिसाइड या फिर उसको मर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे उसको लायबल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा है अभी रिसेंटली जो विकास गुप्ता या समथिंग कुछ उसका टाइटल था, उसके बारे में जब ये एक केस हुआ था कि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था, गुंडा था, बहुत ज़्यादा उसने क्राइम किया था, तो यूपी पुलिस ने क्या बोला कि वो भागने का कोशिश कर रहा था और इसलिए हम लोगों ने उसको मार दिया। हालांकि ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्ट हुआ था इसके पीछे थोड़ा इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपरली करना चाहिए कि एक्चुअली में क्या घटना जो है वो एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। तो पुलिस लोगों ने क्या किया था, उसका इनकाउंटर कर दिया था। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन है, मान लीजिए सच में ही ऐसा हो जाता है कि ए और बी है, ए है जो वो मतलब क्रिमिनल है और बी जो है अपने पूरे गैंग के साथ, मैंने अपने पूरे टीम के साथ जो उसको अरेस्ट करके ले आ रहे हैं, और अचानक रास्ते में ए जो है वो पिस्टल छीन के वो बी के सर पर रख देता है और बाकी लोगों को बोलता है कि मतलब गाड़ी से उतर जाओ वरना मैं इसको मार दूंगा। उस टाइम बाकी जो लोग हैं या फिर जो बी है अगर ए को मार देते हैं, अगर उसका इनकाउंटर कर देते हैं, तो ये जो है वो लीगली वैलिड हो जाएगा और वो लोग मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। हालांकि बहुत लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं आजकल, फेक इनकाउंटर्स बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अगर एक पुलिस एक इनकाउंटर करता है तो उसको आमतौर पे उसको लीगल माना जाता है और इसका इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी प्रॉपर तरीक़ा से उन लोगों के कोड के हिसाब से अलग होता है। जिस तरह एडवोकेट्स के लिए एडवोकेट्स लॉ कोड है, हम लोगों का एक्ट है, डॉक्टर्स के लिए उनका अलग एक्ट है, इंजीनियर्स के लिए उनका अलग कोड है, उसी तरह पुलिस लोगों के लिए उनका अलग कोड है। तो उसके अंडर में उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होता है, इंक्वायरी होता है, दोनों ही होता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए कि अगर उन लोगों ने पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक जस्टिस के लिए उन लोगों ने ऐसा काम किया है तो डेफिनेटली बहुत सही किया है और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लोग मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। जैसे कि हसरत गैंग रेप जो केस जो हुआ था, उसमें जो है जो कल्प्रिट्स थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे और जो सामने जो पुलिस वाले थे उन लोगों को वो हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके वजह से इनकाउंटर कर दिया गया उन लोगों का। और डेफिनेटली ये बिल्कुल एक बहुत ही मेरा पर्सनली मानना है कि बिल्कुल ये प्रॉपर एकदम हुआ। भले ही जो क्रिमिनल है उसका भी लोग बोल सकते हैं कि उसका ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ये है वो है, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि हमारा इंडियन जुडिशियरी सिस्टम जो है वो कितना डीले है, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा वो डीले करता है। तो वो कल्प्रिट जो है वो तो डेफिनेटली हम लोग किसी को कल्प्रिट नहीं बोल सकते अनटिल एंड अनलेस उसका वो गिल्ट जो है वो प्रूव हो सके। लेकिन फिर भी जितना गवाह था सब कुछ उसके अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट में था और पुलिस के ऊपर अटैक करके उन लोगों ने इसको पूरी अच्छी तरीक़ा से उन लोगों ने साबित कर दिया था। ठीक है, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीक़े से इसको साबित भी कर दिया था और पुलिस वालों को भी पता है और हम लोगों को भी पता है कि रेप आए दिन ही होता है, लेकिन उसका जो पनिशमेंट है उसको मिलते मिलते पता नहीं कितने साल बीत जाते हैं और फिर कुछ सालों बाद अपना वो लोग
अपना सज़ा कंप्लीट करने के बाद वो लोग बाहर भी आ जाते हैं। तो इस मामले में देखा जाए तो हसरत गैंग रेप केस के बाद जो केस में जो ये इनकाउंटर किया गया था, आई पर्सनली थिंक इट वाज प्रॉपर इनकाउंटर और वैलिड भी था वो। हालांकि उसका इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि पर्सनली वो बिल्कुल ही वैलिड था। तो अगर इस तरीक़ा का कोई एक्ट होता है तो वो जो सामने जो पब्लिक सर्वेंट है वो जो है लायबल नहीं होगा मर्डर के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि अगर हीट ऑफ द मोमेंट में आके आपने किसी के साथ कुछ कर दिया, माने किसी का मर्डर कर दिया हीट ऑफ द मोमेंट में आके, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, घर में किचन में तो चाकू वगैरह पड़ा ही रहता है, मतलब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है मतलब बहुत देर तक कंटिन्यू झगड़ा हो रहा है, अचानक से ही दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया आउट ऑफ सर्टेन प्रोवोकेशन एंड हीट ऑफ द मोमेंट में उसने ऐसा कर दिया। उसको मारने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसका हाथ उठा और उसने चाकू से मार दिया। हालांकि उसका इंटेंशन नहीं था उसको जान से मारने का, लेकिन अगर वो ये प्रूव कर सके कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था और हीट ऑफ द मोमेंट में उसने ये काम किया है, तब जाके वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर सकता है तो डेफिनेटली लायबल होगा। और हम लोगों को पता है कि एविडेंस जिसके पास है, कानून जो है उसी के हाथ में है। ए और बी है, भले ही ए जो है वो विक्टिम है और बी जो है वो कल्प्रिट है, लेकिन अगर ए के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है बी के अगेंस्ट में, तो ए जो है विक्टिम होने के बावजूद भी उसको जस्टिस नहीं मिलेगा और बी जो है वो गलत होने के बावजूद भी वो प्रॉपरली बिना कोई दाग कर, अपने नाम पे बिना कोई दाग लगाए वो एकदम एक्विट कर दिया जाएगा, उसको सज़ा से मुक्त कर दिया जाएगा अगर उसके पास एकदम स्ट्रॉन्ग एविडेंस अपने अगेंस्ट माने अपने फेवर में अगर वो अच्छा खासा एविडेंस ला सकता है तो। और अगर ए जो है वो विक्टिम होने के बावजूद भी अगर कुछ अच्छा एविडेंस नहीं ला सकता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर सा बात है कि बी जो है वो केस जीत जाएगा। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मोरालिटी एंड एथिक्स, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, लॉ जो है वो मोरालिटी, एथिक्स, इमोशंस इन सब पे नहीं चलता है। लॉ जो है चलता है किस पे? एविडेंस एंड प्रॉपर प्लीडिंग। जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, वो किस तरीक़ा से जो जज का माइंड को कन्विंस कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज़ में से जीत किसकी होगी। चाहे विक्टिम का भी जीत हो सकता है, कल्प्रिट का भी हो सकता है। तो प्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्लीड किस तरीक़ा से करना है, कन्विंस किस तरीक़ा से करना है। और कन्विंस या प्लीड करने के लिए आपको सेक्शंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ हैव अ लुक, अच्छा से इस सेक्शन के ऊपर अच्छे से ध्यान दें। नेक्स्ट जो हम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्शन है, जो लास्ट एक्सेप्शन है वो ये है कि मान लीजिए कि 18+ एवो, मान लीजिए 18 ईयर्स के ऊपर का कोई इंसान है जो खुद ही वो मतलब मरना चाह रहा है, या फिर खुद ही उसको मतलब पता है सामने वाले को बोल रहे हैं मुझे मारो, या फिर वो ऐसा कुछ जगह पे गया है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, बॉक्सिंग वगैरह जहाँ पे होता है, WWE वगैरह ये सब, वहाँ पे पहले एक अग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है कि इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो नो वन विल बी लायबल। आपने वॉलंटरली ये अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, आपने वॉलंटरली ये अग्रीमेंट साइन किया है कि हाँ मैं लड़ूंगी या लड़ूंगा, और उसके बाद अगर मेरा डेथ हो जाता है तो कोई लायबल नहीं होगा, यानी जो लोग अरेंज कर रहे हैं वो लोग लायबल नहीं होंगे, या सामने वाला जो हमको मार रहा है वो लायबल नहीं होगा। तो ये एग्जांपल इस एक्सेप्शन के अंदर एकदम परफेक्ट है। तो ये है मर्डर का पूरा जो सेक्शन है कि मर्डर क्या है, क्या क्या एक्सेप्शंस है मर्डर के। तो ये रहा हम लोगों का पूरा जो बोल सकते हैं ये सेक्शन। लेकिन हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था कि क्या है हम लोगों का कल्पेबल होमिसाइड। आज हम लोग देख लेते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट क्या है। मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखा था कि ए जो है वो बी को मारना चाहता था लेकिन जेड उसके जगह पे मर गया, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। यहाँ पे वो किसके लिए लायबल हो जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वो मर्डर उसका करना नहीं चाहता था, किसी और का करना चाहता था। तो सेक्शन 301 क्या बोल रहा है कि ए जो है अगर वो बी को मारने के लिए कुछ ऐसा प्लान करता है और बी की जगह अगर कोई और मर जाता है तो उसको सेम पनिशमेंट मिलेगा। अगर बी मरा होता तो उसको जो पनिशमेंट मिलता वही पनिशमेंट उसको मिलेगा अगर उसके जगह पे सी मर जाता है, डी मर जाता है या जेड मर जाता है, कोई भी। तो सेक्शन 301 ये कहता है।
तो सेक्शन 301 आई होप आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि सेक्शन 301 आप लोगों से क्या कह रहा है। अब सेक्शन 302 क्या कहता है। सेक्शन 302 बताता है मर्डर का पनिशमेंट, यानी कि जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान का मर्डर करता है तो हाईएस्ट क्या पनिशमेंट मिल सकता है। उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो उसको मिलेगा, या तो उसको फांसी की सज़ा मिल सकती है, या तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद, प्लस उसको फ़ाइन भी उसको देना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जो है फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि वो हर केस एक जैसा नहीं है। हर केस में अलग अलग सर्कमस्टेंस होते हैं। कहीं पे मान लीजिए कोई डायरेक्टली आपको ऐसे चाकू से मार दिया, आप मर गए। कहीं पे किसी ने आपको बहुत ज़्यादा ब्रूटली, बहुत बुरे तरीके से आपको मारा है, तो आपका पनिशमेंट ज़्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो डिपेंड करता है केस टू केस एंड हाउ मच ग्रेव योर ऑफेंस इज़, हाउ मच हीनियस योर ऑफेंस वॉज, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पनिशमेंट कैसा होगा। लेकिन हाईएस्ट जो है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और वो लास्ट जो है वो है डेथ। लेकिन फ़ाइन जो है वो दोनों में ही है। आपको 1 साल का भी सज़ा मिलेगा। 1 साल का तो मिलता नहीं है, 7 ईयर्स से 10 ईयर, पहले 7 ईयर्स था, उसको बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया गया। तो 10 ईयर्स से आपको 20 ईयर्स भी किया जा सकता है, या फिर चाहे तो आपको उम्र कैद भी दिया जा सकता है, चाहे तो आपको डेथ पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। लेकिन जो हम लोगों का ये सेक्शन जो बता रहा है वो डेफिनेटली 302 आप बता रहा है कि डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। 304 क्या बोलता है। 304 बोल रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी आप मर्डर नहीं करने, मैंने मर्डर नहीं करना था आपको, लेकिन फिर भी आपने मर्डर कर दिया किसी का, तब आपको मिलेगा सज़ा 10 साल का या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। अगर आपके उस एक्ट से किसी को चोट लग जाता है तो, और दूसरा जिसका पार्ट है वो ये बोल रहा है कि अगर आपका इंटेंशन नहीं था सामने वाले को मारने का, लेकिन फिर भी वो मर गया है, तो आप लायबल हो जाएंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और आपको जो पनिशमेंट है वो मिलेगा 10 साल का। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 304 के तहत आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। तो हम लोग ये जो हमारा सेकंड पार्ट है वो इसीलिए मैंने इस वीडियो को सोचा पार्ट वाइज रखूं, क्योंकि जो हर एक सेक्शन है, मैंने जो ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपस में भले ही लिंक्ड है, लेकिन दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आपको लगेंगे अगर दोनों एक साथ बताया जाए। इसीलिए फर्स्ट पार्ट मैंने रखा था कल्पेबल होमिसाइड के लिए, सेकंड जो है वो है मर्डर के लिए। अब हमारा जो इसका आखिरी पार्ट आएगा वो है डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कब हम लोग कल्पेबल होमिसाइड बोलेंगे और कब हम लोग मर्डर बोलेंगे। तो मैं हर एक लॉ स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये वीडियो तीनों पार्ट देखें, क्योंकि आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दें, जुडिशियरी दें, पीपी का एग्ज़ाम दें, पीपी का एग्ज़ाम दें, कोई भी आप एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम ही नहीं, आपसे नॉर्मली आप अगर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं किसी एडवोकेट के अंडर में, आपके कैपेबिलिटी को, आपके इंटेलिजेंस एंड नॉलेज को चेक करने के लिए वो आपसे सबसे डिफ़िकल्ट सवाल यही पूछ सकता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या है। भले आपने पूरा बुक रट लिया है, सेक्शंस पढ़ लिया है, बहुत सारे केस लॉज आपको आते हैं, लेकिन अगर आप ये उसको डिफरेंस ना बता पाएँ तो आपका सारा पढ़ना बेकार, क्योंकि आपका इंप्रेशन वहीं ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये जो सेक्शन है, पर्सनली आई थिंक इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉ स्टूडेंट, चाहे वो अपने एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो अपने प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हो। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को, हर एक इंसान को ये समझ में आए जो भी मेरे वीडियो पे क्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही। आज और मुझे आप लोगों ने आंसर बताया नहीं मेरे प्रीवियस क्वेश्चन का, तो देखते हैं कि मेरे प्रीवियस क्वेश्चन का किन किन लोगों ने आंसर दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि किसका आंसर सही था, किसका आंसर नहीं। तो वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप लोग अपडेट रहिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो एकदम संग संग आपको मिले, और वीडियो पे क्लिक करके आप मेरे वीडियो को देख सके, जिसके वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। ना ही हम लोग जैसे लॉ स्टूडेंट या लीगल प्रैक्टिशनर के लिए, बाकी जैसे नॉर्मल इंसान भी जो है वो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो उन लोगों के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ सबको अच्छा लगा हो। टिल देन बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।